नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री के एग्जाम के लिए लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि यूनिट नंबर 8 से संबंधित होंगे। यदि आपने यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर 7th तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 8 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इस्लामिक राज्य के अंग कौन से हैं बताइए। तो इसका आंसर है, इस्लाम धर्म के उदय के उपरांत उसके संतुलन और उसके संचालन के लिए उच्च पदों का गठन किया गया। इन पदों में खलीफा, सुल्तान, उलेमा, अमीर और मिल्लत इस्लामिक राज्य के प्रमुख अंग थे। इन पदों में खलीफा की स्थिति उच्चतम थी एवं उसे खलीफा यानी कि इस्लाम का नेता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा को खुदा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जजिया कर के बारे में संक्षिप्त में समझाइए। तो इसका आंसर होगा, जजिया का शाब्दिक अर्थ कर यानी कि इंग्लिश में इसे टैक्स बोलते हैं, जो केवल गैर मुस्लिमों को देना होता था। इस्लामिक राज्य में केवल मुस्लिमों को रहने की इजाज़त थी। यदि अन्य धर्म का व्यक्ति उनके राज्य में रहता है तो उसे जजिया कर देना होगा। ऐसा ही एक कर तुरुष्क दंड गहड़वाल शासकों ने अपने राज्य में रहने वाले मुस्लिमों पर लगाया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के देवल में जजिया लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस्लाम धर्म के प्रथम 4 खलीफाओं का वर्णन कीजिए। तो 4 खलीफाओं के बारे में जानते हैं। इसका आंसर होगा, मोहम्मद साहब के देहांत के बाद उनका उत्तराधिकारी अबू बकर को बनाया गया। अतः अबू बकर 632 से 634 ईस्वी में ही इस्लामिक राज्य के प्रथम खलीफा कहलाए। 13 अगस्त 634 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उमर 634 से 644 ईस्वी तक दूसरे खलीफा बन गए। उमर ने विस्तारवादी नीतियों के दम पर सीरिया और मिस्र को इस्लामिक राज्य में मिला लिया। उमर के बाद तीसरे खलीफा उस्मान 644 से 656 ईस्वी तक बनाए गए। खलीफा उस्मान को हत्या के बाद अली को चौथा खलीफा बनाया गया, जिसमें 25 जनवरी 661 ईस्वी को अली का देहांत हो गया। नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, राजपूतों की असफलता के कारण बताइए। तो राजपूतों की असफलता के कारण क्या क्या थे जानते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय राजपूतों की स्थिति शोचनीय थी। उनकी यानी कि राजपूतों की पराजय का कारण प्रमुख जो था कि उनमें राजनीतिक एकता की कमी थी, स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। क्या उनकी राजनीतिक एकता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उस समय भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था। युद्ध करने का तरीका पुराना और पिछड़ा हुआ था, जैसे शासक या सेनापति के अस्तित्व पर ही युद्ध की जय और पराजय का परिणाम निर्भर करता था, जो कि केवल हाथी पर बैठा हुआ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में मुस्लिम प्रभु सत्ता की स्थापना में मोहम्मद गौरी की भूमिका बताइए। तो इस पूरा आंसर जो हो जाएगा वो होगा, 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में गौरी वंश का उदय हुआ। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान पर कारमाथी संप्रदाय के मुस्लिम शासक थे। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु सोलंकी नरेश मूलराज द्वितीय ने उसे आबू के समीप पराजित कर दिया। भारत में यह मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने छल से पंजाब पर अधिकार कर लिया, वहां के शासक खुसरो को बंदी बना लिया। इस प्रकार पंजाब से गजनी का राजवंश समाप्त हो गया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया तथा बाद में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर प्रतिशोध लिया। इस शानदार विजय के उपरांत भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हुई। 1193 से भारत के दिल्ली में मोहम्मद गौरी की राजनीतिक गतिविधियों को केंद्र बन गई। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण कर दिया, उसे चंद्रावर के युद्ध में मार डाला। मोहम्मद गौरी की मुख्य सफलता उसकी उत्तर भारत की विजय थी। वास्तव में भारत में तुर्क राज्य की स्थापना उसी ने डाली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिरदौसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इसका आंसर होगा यह फारस का महान कवि था। उसकी तुलना में यूनान के प्रसिद्ध कवि होमर से की जाती है। इसका जन्म खुरासान में 950 ईस्वी में हुआ था। उसने सुल्तान महमूद गजनवी की प्रशंसा में इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी। इस ग्रंथ ने महमूद को अमर कर दिया है। कहा जाता है कि महमूद ने इस ग्रंथ के लिखने के उपलक्ष्य में फिरदौसी को पुरस्कार स्वरूप 60,000 सोने के दिरहम देने का वचन दिया था। परंतु एक बार दरबारी अय्याज ने सुल्तान के कान पर भर दिए, जिससे सुल्तान ने उसे केवल 60,000 चांदी के दिरहम ही दिए। इससे कवि को बहुत हार्दिक दुख हुआ, क्योंकि सुल्तान से ऐसे नीच व्यवहार की आशा ना की थी। फिरदौसी ने लिखा है, मैंने शाहनामा लिखने में कई वर्ष तक घोर परिश्रम किया। आशा की थी कि सुल्तान से मुझे उचित पुरस्कार मिलेगा, परंतु वही निराशा और शोक से पूर्ण दुखित हृदय हो मैंने सुल्तान के उन वचनों में पाया जो वायु की भांति खोखले थे। यदि हमारा सम्राट कोई प्रसिद्ध सम्राट होता तो निश्चय ही मेरे मस्तक पर मुकुट रख दिया होता। यदि उसकी माता कोई उच्च वंशीय रमणी होती तो आज मैं सोने और चांदी में घुटनों तक खड़ा होता, परंतु वह जन्म से बादशाह नहीं वर्ण जंगली है, अतः इस प्रशंसा को वह सहन नहीं कर सका। इसमें दिया हुआ है, तत्पश्चात फिरदौसी ने सुल्तान की निंदा लिखना प्रारंभ कर दिया। जब सुल्तान को यह ज्ञात हुआ तो उसने भूल अनुभव की और फिरदौसी के पास 60,000 पिरहम तथा वस्त्र भिजवाए। पर तब तक फिरदौसी मर चुका था और उसका जनाजा जा रहा था। निसंदेह महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी भी अमर हो गया। उसकी मृत्यु 1020 ईस्वी में हुई थी। तो यह आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने फर्स्ट यूनिट से 7th तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर सभी यूनिट्स को देख सकते हैं और आप अपने संबंधित जितने भी विषय हैं उन सभी को आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।